तो अगली खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई दे दे कि उत्तराखंड में फिर से अब कोविड कर्फ्यू बढ़ गया है और सरकार ने एक हफ्ते तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कर्फ्यू को 17 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। सीमा पर 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, यानी कि अगर कोई भी उत्तराखंड आना चाहता है तो ऐसे में 72 घंटे पहले की उसे नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर के आना पड़ेगा। और उत्तराखंड में एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। दरअसल ये केसेस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ किशोर रावत लगातार बने हुए हैं। किशोर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है उत्तराखंड में जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि जो एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है, इसको लेकर के क्या ये उचित कदम माना जा सकता है? लगता है हमारा संपर्क किशोर से फिलहाल टूट चुका है, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि अगर उत्तराखंड में कोई भी प्रवेश चाहता है तो फिर 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें कोविड की लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपको प्रवेश मिल पाएगा, अन्यथा आपको वापस लौटना पड़ेगा। तो ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और कोविड कर्फ्यू को बढ़ाते हुए एक हफ्ते के लिए इसे कर दिया गया है, यानी कि एक और हफ्ता अभी यहाँ पर कोविड कर्फ्यू बरकरार रहेगा और लोगों को यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा हफ्ते भर। और क्योंकि अगर पालन नहीं किया जाता है तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल जिस तरीके से केसेस में अचानक से उछाल आने शुरू हुआ था, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो फैसला लिया गया है लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोग इस संक्रमण की चपेट में ना आए। तो कोविड कर्फ्यू अभी भी एक और हफ्ते के लिए उत्तराखंड में बरकरार रहने वाला है, यानी कि 17 अगस्त तक के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। और अगर कोई भी उत्तराखंड में प्रवेश चाहता है और उत्तराखंड आना चाह रहा है या किसी काम से अगर उत्तराखंड आपको आना है, तो फिर ऐसे में ये आवश्यक होगा कि आपको 72 घंटे पहले की रिपोर्ट नेगेटिव लेकर के आनी पड़ेगी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो एक हफ्ते के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, आखिर किन मायनों में इसे उचित ठहराया जा सकता है? की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने जो कोरोना कर्फ्यू था उसको एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया और कहा जा सकता है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू है वो आगे और जारी रहेगा। हालांकि इसके साथ ही रियायत जरूर सरकार ने इस कोरोना कर्फ्यू में दी है। खासतौर से अगर बात की जाए तो उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है, वैक्सीन के दोनों डोज जो लोग लगा चुके हैं, उनको अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाएंगे और उसके बाद उन्हें प्रदेश में जो आने की अनुमति है वो मिल जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे की अब तक प्रदेश सरकार मांग रही थी पर्यटकों के लिए, बाहर से आने वाले तमाम लोगों के लिए, उनको इस प्रकार की छूट दी है। और जो लोग वैक्सीनेट नहीं है उनको जरूर अभी भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर प्रदेश में आने की अनुमति है। वहीं अगर बात की जाए तो कोरोना कर्फ्यू जिस तरीके से जारी था, खासतौर से अगर बात की जाए सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो समय लगातार जारी है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब जो सिनेमा घर है, स्विमिंग पूल है, इन तमाम जो व्यवसाय है जो पिछले लंबे समय से बंद थे, इन्हें खोलने के दिशा निर्देश। चलिए सुभाष, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। दरअसल ट्विटर ने गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल और उनका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो गणेश गोदियाल का जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उन्होंने ये जानकारी फेसबुक पर पोस्ट करके साझा की है। तो गणेश गोदियाल ने फेसबुक की पोस्ट पर ये जानकारी साझा की है। दरअसल एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक पेज पर और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। स्क्रीनशॉट में उन्होंने ये दर्शाया है कि किस तरीके से ट्विटर की तरफ से एक कदम उठाया गया और ट्विटर ने ये
उन्हें स्पष्ट किया है कि कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था। ट्विटर के जो गाइडलाइंस है, ट्विटर के गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था, इस वजह से उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ट्विटर ने गणेश गोदियाल के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, गणेश गोदियाल ने इस पोस्ट को साझा किया है फेसबुक पर। तो जो ट्विटर की तरफ से सफाई आई है, उस सफाई को भी उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर साझा किया है। और यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का अकाउंट इस बार सस्पेंड किया जा चुका है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने इस अकाउंट को कुछ वक्त तक के लिए ब्लॉक कर दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ किशोर रावत लाइव जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। किशोर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट अचानक से सस्पेंड कर दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जो खबर यह है कि फिलहाल उनका अकाउंट दोबारा से ओपन हो गया है। ट्विटर ने एक ट्वीट पे उन पे आपत्ति दर्ज की थी। दरअसल इसमें आई एम विद राहुल के साथ एक मुहिम चल रही है, उसको लेके ट्विटर ने एक आपत्ति दर्ज करी थी। उसके तहत उनका अकाउंट सस्पेंड किया था, निलंबित किया था। हालांकि जो इसकी तरफ से सफाई बाद में दी गई कि उनका अकाउंट नहीं, बल्कि एक ट्वीट पे उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उसको ट्विटर ने डिलीट कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि इसके बाद पूरे राज्य में और कई जगहों पर जहां पर ये मुहिम चल रही थी ट्विटर पे, तो उसको लेकर ट्विटर ने आपत्ति दर्ज करी थी। कई कांग्रेस के जो नेताओं के अकाउंट्स हैं ट्विटर के, उसको लेकर उन्होंने उस ट्वीट पे आपत्ति दर्ज करवाई थी। हालांकि अभी बड़ी अकाउंट दोबारा से शुरू हो चुका है गणेश गोदियाल के जो प्रदेश अध्यक्ष है। और लेकिन ये जरूर है कि इससे पहले भी कई बार ट्विटर ने कई नेताओं के, कई केंद्रीय मंत्रियों के अकाउंट लॉक किया था या सस्पेंड कर दिया था। तो शायद जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के मायने थोड़े से यहाँ बदले हुए हैं और कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है कि ये सब केंद्र सरकार की तरफ से एक साजिश रची जा रही है ताकि वो अपनी बात जनता तक इन सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा नहीं सके। यही वजह है कि उनके अकाउंट्स को इस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि उनका अकाउंट दोबारा से शुरू हो गया है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका किशोर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ई संवाद वर्चुअल बैठक शुरू हुई है और ऐसे में प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी की बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक में मौजूद हैं। पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में फिलहाल शामिल बताए जा रहे हैं और प्रदेश पार्टी की जो बैठक चल रही है, तो ऐसे में कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस बैठक का हिस्सा बने हैं। देहरादून में बीजेपी की ई संवाद वर्चुअल बैठक चल रही है और ई संवाद वर्चुअल बैठक में प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को लेकर के बीजेपी की बैठक हो रही है। तो पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और बाकी जितने पदाधिकारी इसमें बताए जा रहे हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये बैठक इस वक्त अभी जारी है। बीजेपी की ई संवाद वर्चुअल बैठक चल रही है। बैठक में कई अहम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट को लेकर के बीजेपी ये बैठक कर रही है। तो प्रदेश में किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है और कैसे वोट बैंक को साधना है, तो ऐसे में जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस बैठक के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं वो इस मीटिंग के जरिए जुड़े हैं और इस मीटिंग का हिस्सा तमाम अधिकारी बने हुए हैं। फिलहाल ये बैठक अभी जारी है और बीजेपी का जो ई संवाद बैठक चल रहा है, इस बैठक में कहा जा रहा है कि बूथ को कैसे मजबूत करना है, यानी कि बूथ मैनेजमेंट को लेकर के चर्चा की जानी है इसमें। तो बूथ को किस तरीके से मजबूत करना है, और इस पर अधिक जानकारी के साथ सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो बूथ को स्ट्रॉन्ग करने की, यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए इसे एक ई संवाद का आयोजन किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी के कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। तो क्या कुछ आगे की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है? जी बिल्कुल, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए भाजपा संगठन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाती है और यही वजह है कि बूथ लेवल में किस तरीके से पार्टी के तमाम पदाधिकारी और संगठन के लोगों को मजबूत किया जाए, इसको लेकर ये ई
बैठक की जा रही है और कहा जा सकता है कि वर्चुअली रूप से इस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है चुनाव की जो तैयारी है, रणनीति है, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार तैयारी करना पूरा कर चुकी है और यही वजह है कि अब बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ताओं से बातचीत है और किस तरीके से उनको मजबूत किया जाए, किस तरीके से प्रदेश का जो वोट बैंक है वो भाजपा को मिले और इसको लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, इन तमाम विषयों को लेकर ये बैठक की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन इस बैठक के क्या ये अहम मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या वो पहले से ये तैयारी करना चाहते कि किसी भी तरीके से जब चुनाव हो तो कहीं पर भी बीजेपी मात ना खाए? जी बिल्कुल, भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है और कहा जा सकता है कि जो बीजेपी सरकार है वो लगातार, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उनका संगठन बेहद मजबूती से चुनाव में काम करता है और चुनाव से लगभग पहले से ही उनकी तैयारियां पूरी हो जाती है। हालांकि बैठकों का दौर जरूर उनका चुनाव से पहले होता है, लेकिन चुनाव के समय में वो धरातल पर काम करते हुए नजर आते हैं। उनके कार्यकर्ता धरातल पर बेहतर टीम लीडर की तरह काम करते हैं और यही वजह है कि भाजपा का जो संगठन है वो मजबूत है और यही वजह है कि अब बैठकें जरूर भाजपा की शुरू हो चुकी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल इन दिनों अपनी विधानसभा भ्रमण में है। यानी कि विधानसभा भ्रमण के दौरान गणेश कोडियाल का विकासखंड पाबौ में स्थानीय जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गणेश कोडियाल ने कहा कि जिस तरह से लगातार आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रही है तो ये साफ संकेत है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की और मजबूत सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। तो 2022 के चुनाव की तैयारी में लगातार अब कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है और कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार हम पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार हो चुके हैं और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार एक बार दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी। तो ऐसे में 2022 पर निशाना लगातार तमाम पार्टियां अपना साध रही है। कोशिश यही है 2022 के चुनाव के लिए। लेकिन मैं जहां भी पूरे प्रदेश में जहां भी जिस ओर भी जा रहा हूं, हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी का हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 2022 में उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। उत्तराखंड शासन ने पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और उदय राज सिंह अब अपर को अपर सचिव बनाया गया है जहां पर, तो वहीं हरिश्चंद्र को उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का बनाया गया। वहीं बशीधर तिवारी बने हैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के और दीप्ति सिंह बनी हैं अपर सचिव विद्यालय शिक्षा। तो जय भारत सिंह को जिला अधिकारी प्रशासन का जिम्मेदारी सौंपा गया है और ऐसे में तमाम वो पीसीएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए, ये सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड शासन ने जो तबादले किए हैं, तो उदय राज सिंह अपर सचिव गन्ना चीनी के तहत उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरिश्चंद्र कांडपाल बने हैं उपाध्यक्ष और ऐसे में बंशीधर तिवारी बने हैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के। दीप्ति सिंह को अपर सचिव विद्यालय शिक्षा बनाया गया है और नई जिम्मेदारियां तमाम पीसीएस अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। तो वहीं ब्रजेश कुमार तिवारी डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार से बनाए गए हैं। विनोद कुमार डिप्टी कलेक्टर देहरादून से बने हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।